आज हम लोग जो है एक चैप्टर जो है ग्रामर का जो डिस्कस करेंगे वो है वर्ब। इसे चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं अपने बारे में। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा, मेरठ से। और अभी तक आपने वर्ब जो है वो कई बार पढ़ा होगा, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस के मेथड से वर्ब को किस तरीके से सॉल्व करा जाए वो आज जो है वो सीखेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे कि व्हाट एक्चुअली वर्ब इज। देखिए, वर्ब का मीनिंग है कि वर्ब जो है इसको हम दो भाग में बांटते हैं, दैट इज पीवी या एमवी। पीवी यानी कि प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब, एंड यहां पर नेक्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब्स। अब मैंने यहाँ पे पीवी क्यों लिखा है और सिर्फ एमवी ही क्यों नहीं लिखा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। देखिए, पहले हम लोग थोड़ा सा मेन वर्ब के बारे में जानते हैं। मेन वर्ब एक ऐसा वर्ड जिसको बोलते ही, जिसके बोलने से ही आपके मन में एक एक्शन की इमेज आए, एक ऐसा एक्शन जो अपने आप में कंप्लीट हो। यानी कि अगर आप उसके आगे पीछे कुछ ना भी लगाओ तो उस एक्शन से ये पता चल जाए कि आप एक्चुअली क्या आपका मीनिंग है और एक एक्शन की इमेज आपके मन में आए, तो उसे मेन वर्ब कहा जाता है। अब ये जो मेन वर्ब है इसको हम बांटते हैं 5 फॉर्म्स में बांटते हैं, V1, V2, V3, V4 यानी कि ING वाली फॉर्म, एंड V5 यानी कि S और ES वाली फॉर्म। अब इनमें से जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है बेस फॉर्म, जिसे कहा जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि बेस फॉर्म का मतलब वो होता है कि जिसमें जिस वर्ब से सारे जिस फॉर्म से सारे के सारे वर्ब्स बने हो उसे क्या कहा जाता है, बेस फॉर्म कहा जाता है। चलिए अब हेल्पिंग के बारे में भी जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो मेन वर्ब की मदद करते हैं। इसको अगर हम बांटें तो इसको हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल्स में बांटते हैं। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है, is, are, am, was, were, has, have, be, has, have, had, do, does, did, and modals can, could, may, might, etc. ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब मीन्स एक ऐसा वर्ब को, एक ऐसा वर्ड जो अपने आप में कंप्लीट हो, एक ऐसा एक्शन जो अपने आप में कंप्लीट हो, वो वर्ब है। लेकिन कौन सा, मेन वर्ब। एक ऐसा वर्ड जो मेन वर्ब की मदद करता हो उसे क्या कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। और या जिसमें आते हैं कौन से आपके ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स। प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब के साथ ही एक और मैंने टर्म लिखी है, प्रिंसिपल वर्ब। पहले आपको ये बताओ, और मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड एस और एस वाली फॉर्म। और जो ये फर्स्ट फॉर्म है इसे क्या कहा जाता है, बेस फॉर्म कहा जाता है। पहले इसे बेस फॉर्म कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बाद में बनती है। इसका मतलब है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो उसकी बेस फॉर्म भी है। अब कहां पर कैसे इन्हें यूज करना है जरा इसके बारे में जानते हैं। चलिए लेट्स टेक सम एग्जांपल्स और उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहला अपना एग्जांपल्स ले रहे हैं। पहले मैं आपको देखिए एग्जांपल में लिख रही हूं, disputes are mainly maintained by those who are nothing else to do.
अब ये आप देखिए कि आज मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझाऊं कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, डिस्प्यूट्स आर मेनली मेंटेन्ड बाय दोज, ये आपका ए हो गया पार्ट, ये बी पार्ट हो गया, ये सी हो गया एंड ये डी पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसको कोई कर ना सके, और आराम से अगर जो है मैं आपसे इसका आंसर पूछूं तो कोई भी इसका आंसर भी बता देगा। बट ये ऐसा क्यों है, ये जो है बेसिकली हमें यही चीज समझनी होती है, क्योंकि कई बार जब क्वेश्चंस जब आते हैं, जब मिले जुले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें हमको ये पता होना जरूरी है, हमारी इतनी कमांड होनी चाहिए कि हमें पता है कि भाई हाँ यहाँ पर जो एरर है वो इस पार्ट की है, इस वर्ब की एरर है या उसकी है, क्योंकि जब तक उस चीज पे कमांड नहीं आएगा तब तक उसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम उसको जो है, और सिर्फ रूल्स क्रैम करने से अगर जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व हो जाते तो सभी लोग कर लेते। रूल्स क्रैम करना और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना दो अलग अलग चीजें हैं। आप ग्रामर की पूरी बुक भी रट लो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता उसे इम्प्लाई कैसे करना है तो फिर वो ग्रामर के रूल्स आपके लिए बिल्कुल बेकार हैं, अनलेस आपको उन रूल्स को यूज करना ना आता हो। अब ये देखिए कॉन्सेप्ट समझ, देखिए मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, पीवी यानी कि प्रिंसिपल वर्ब। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब बेस फॉर्म जो होता है, जिसमें एक एक्शन जो कि अपने आप में कंप्लीट है, जिसकी एक इमेज आ रही है, उससे हटकर होते हैं हम जो पीवी या प्रिंसिपल वर्ब्स। मेन वर्ब्स को ही प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, लेकिन कई परिस्थिति में जो चीज हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्रिंसिपल वर्ब बन जाते हैं। कौन से होते हैं देखिए, ये इज, आर, एम, was, verb, has, have और been, ये सारे हमारे पीवी का भी काम करते हैं। ये कब करते हैं पीवी का काम, अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज हो, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज हो, तो इनके बाद कभी भी एक और मेन वर्ब नहीं आएगा। इनके बाद फिर क्या आएगा, इनके बाद आएगा या तो कोई एडजेक्टिव आएगा, या इनके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे जो ये जितनी भी वर्ब्स हैं इनको छोड़ दीजिए, हैज हैव को छोड़ दीजिए, हैज हैव हैड को छोड़ दीजिए, अगर ये इज, आर, एम और बीन को छोड़ दीजिए, तो इनका मतलब होता है ये इज, आर, एम, बी, ये होना, बी वर्ब्स में आते हैं, होने के सेंस में आते हैं। इज मतलब है, आर मतलब है, एम हूं, था थे, बीन मतलब है। और बीन आपका किसके साथ लगेगा, है, ये भी वर्ब की जो है आपको ये भी आपकी वर्ब की जो है, ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म के रूप में यूज होता है, थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होता है, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। ये जितने भी वर्ब्स आपको दिख रहे हैं, दिखने में आपको लग रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन इनके एकदम बाद कोई और मेन वर्ब नहीं आता। अब इनके बाद एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ही इज अ डॉक्टर, अब आप ये देख लीजिए, इज जो है वो आपका यहाँ पे, इसके बाद कोई और वो नहीं है, इसके बाद क्या आ रहा है, एक नाउन का यूज किया जा रहा है। अगर इज, आर, एम या जो ये बी वर्ब्स है, यानी कि इज, आर, एम, वॉज वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव आता है, तो वो किसी की कोई जो है कोई मनोदशा बताता है उसकी, या जो है उसके बाद जो है वो किस रूप में मनोदशा बताने के लिए यूज किया जाता है, या किस स्टेज में है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा कि ही वॉज सैड, तो सैड एक एडजेक्टिव है, वो क्या बता रहा है, उसकी स्टेज बता रहा है, कैसा था, सैड था, कैसा था। तो यहाँ पर ये जो वर्ब्स हैं, ये किसका काम कर रहे हैं, ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। अगर ये वर्ब्स आ रहे हैं तो इनके बाद क्या यूज किया जाएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन। इसमें से मैंने आपको ये कहा कि ये हटा दीजिए, अभी ये वाला रहने दीजिए, पार्ट रहने दीजिए, ये हैज हैव वाला पार्ट हटा दीजिए। इज, आर, एम, वाज, वर, बीन के बाद क्या आता है, या तो एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है। चलिए अब यहाँ तक मैंने समझा दिया। अब हैज हैव के बाद वाला जो है मेन वाला, और ये बस समझाती हूँ। देखिए अगर हैज हैव एज अ मेन वर्ब यूज होता है, तो
तो इनके बाद आएगा क्या, केवल नाउन। हैज हैव किसकी तरह यूज हो रहे हैं, मेन वर्ब की तरह, और इनके बाद आएगा क्या, नाउन। और वो नाउन ये बताएगा कि उसके पास, सब्जेक्ट के पास क्या चीज है, क्या अधिकार है। जैसे he has enough property, has कोई और नाउन, कोई और वर्ब नहीं है इसके, ये क्या है, नाउन। यानी कि हैज और हैव के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, आया है एडजेक्टिव लेकिन खाली एडजेक्टिव नहीं आता कि एडजेक्टिव पे सेंटेंस खत्म हो जाए, वो इज आर एम वॉज वर्ब पे जो है वो होता है, उनके साथ होता है। लेकिन हैज हैव के साथ क्या आता है, नाउन आता है। और वो भी क्या बताता है कि सब्जेक्ट के पास क्या चीज पोजेशन में, यानी कि वो नाउन ही बताता है कि नाउन पोजेशन बताता है, वो वाला जो ये नाउन है वो ये बताता है क्या चीज है। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। डिस्प्यूट्स आर मेनली मेंटेन्ड बाय दोस्त, डिस्प्यूट्स जो है मेनली उनके द्वारा किए जाते हैं who are nothing else to do। अब नाउन के ही जो समकक्ष होता है, नाउन की जो जगह लेता है वो क्या लेता है, प्रोनाउन। अब आप ये देखिए नथिंग क्या हो गया, दैट इज अ प्रोनाउन। अब यहाँ पे क्या है, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि क्या नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, हु हैव। अब यहाँ पे बाय दोज, अब ये देखिए ये दोज है, यहाँ पर हु के पहले क्या लगा हुआ है, दोज। अब हमेशा ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका जो वर्ब है वो किसको देख के लगता है, इसके जस्ट पहले जो चीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आर की जगह क्या लगाया जाएगा, who have nothing else to do। एक बार मैं आपको दोबारा समझा दूं कि जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करते हैं, जिसमें आपका इज आर एम वॉज एवर है, वो किसकी, उसके बाद क्या आता है, इज आर एम वॉज वर्ब बीन के बाद क्या आता है, नाउन या एडजेक्टिव आता है। लेकिन हैज हैव के बाद नाउन आता है, और वो भी क्या बताता है, जब हैज हैव किसका काम करते हैं, एज अ मेन वर्ब काम करते हैं, एज अ प्रिंसिपल वर्ब काम करते हैं, तो उनके बाद क्या आता है, नाउन। और वो नाउन बताता है क्या चीज है अधिकार में, और किसका अधिकार बताते हैं, सब्जेक्ट का अधिकार बताते हैं। तो यहाँ पे disputes are mainly maintained by those who have nothing else to do। तो nothing क्या है, pronoun, और यहाँ पे जिनके पास, यानी कि जिनके अधिकार में कुछ नहीं है करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है, द एक्सप्लोरर्स had been to death due to extremely इसको यहां से हटा देती हूँ, फिल इन द ब्लैंक बना देती हूँ इसको, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला बना देती हूँ, ड्यू टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। अब मैं यहाँ पर इसको बना देती हूँ कि इस पार्ट को आपको करना है। अब मैं यहाँ पे इसके ऑप्शंस लिख रही हूँ कि क्या इसका होना चाहिए, डाइट, फ्रोजन, डाइट टू डेथ, फ्रोजन टू डेथ, दो ही ऑप्शंस ले देती हूँ इसमें। अब आप चले ध्यान से पढ़िए, द एक्सप्लोरर्स हैड बीन टू डेथ ड्यू टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। देखिए अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कभी भी सेंटेंस में इज आर एम वॉज वर बीन ये आ रहे हैं, तो इनके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है। बताया था मैंने आपको। अब आप मुझे ये बताइए, क्योंकि बीन का मतलब ही क्या होता है कि किसी चीज का होना, तो इनके बाद आएगा क्या, या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा। यानी कि इनके
बाद कोई और चीज नहीं आ सकती, कोई वर्ब नहीं आ सकता, कुछ नहीं आने का, क्योंकि बी जो है वो हैज, हैव और हैड के साथ जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं तो बीन एज अ मेन वर्ब काम करता है, पी के रूप में काम करता है। अब बीन मेन वर्ब है। अब अगर बीन जो है वो किस कैटेगरी में इज आर एम वाज वर्ब के साथ ही की वाले ही उसमें श्रेणी में बीन है, और बीन के बाद क्या आना चाहिए कि कोई एडजेक्टिव आना चाहिए या कोई नाउन आना चाहिए। अब जरा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, डाइड वर्ब, यानी कि ऑप्शन गलत है। फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब होता है जम जाना, फ्रीज जमना, फ्रोजन। अब फ्रोजन क्या होता है, जमे हुए। The explorers had been frozen to death due to extremely low temperature. देखिए फ्रोजन का मतलब होता है कि आप किसी चीज कह रहे हैं कि भाई ऐसे जम गए, बिल्कुल बर्फ की तरह जम गए, तो भाई मौत की, फ्रोजन टू डेथ यानी कि मृत्यु की तरह जितना जो ठंडा हो जाए उतना जम गए। तो यहाँ पे क्या चीज आएगी, एडजेक्टिव वाला पार्ट आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पीवी है, हैज हैव है, तो उनके बाद नाउन आता है, और अगर इज आर एम वाज वर या बीन आ रहा है तो उनके बाद आएगा नाउन या एडजेक्टिव, जब वो किसकी तरह काम करते हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स की तरह काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, जो मैंने आपको जैसा जो चीज बताई है उसी के हिसाब से है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। द नेक्स्ट वन इज बिफोर आई मेट हिम पर्सनली I admit that I had have poor opinion of him। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं और देखिए, बिफोर आई मेट हिम पर्सनली, जब तक मैं उससे मिला नहीं था, आई एडमिट, मैं मानता हूं, आई हैड हैव अ पुअर ओपिनियन ऑफ हिम। अब आप यहाँ देखिए, हैड हैव अ पुअर ओपिनियन ऑफ हिम, इस सेंटेंस में आप ये देखिए, इस सेंटेंस में क्या गलती है, देखिए यहां पर 2 बार हैड है और हैव आ रहा। अब यहां आप एक चीज सेंटेंस देखिए, हैड जो है यहां पर, अब हमको दिख रहा है कि हैड जो है वो यहां पर, कि अब इसमें कहने का मतलब क्या है कि भाई मेरा उसके बारे में एक गलत विचार थे, यानी कि आप उस चीज को कह रहे हैं कि भाई गलत विचार थे, तो इसका मतलब ये है कि आपके किसी के विषय में कोई, ना तो आप एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भाई आप एक पुअर ओपिनियन, ये नाउन है, जब ए लग रहा है पुअर ओपिनियन है, तो आपको ये पता लग रहा है कि भाई आप क्या दे रहे हैं नाउन, कि आप किसी के प्रति क्या विचार रखते हैं। अब ये जो हैड है यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। अब हेल्पिंग वर्ब है हैड, अब हैज हैव हैड अगर किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो उनके बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, थर्ड। अब ये हैव जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज फर्स्ट फॉर्म, तो इसका जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, आई हैड हैड अ पुअर ओपिनियन ऑफ हिम, या आई हैड बिफोर आई मेट हिम पर्सनली आई हैड हैड अ पुअर ओपिनियन। यहां पर ये इसलिए भी है पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पर आप ये देख रहे हैं कि यहां पर ये वाला हेड कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब, ये वाला हेड कौन सा है, मेन वर्ब, और यहाँ पर हमने हेड क्यों लगाया है, क्योंकि किसी के बारे में आप अपने विचार रख रहे हैं। और यहाँ पर ये सेंटेंस, जब अगर एक ही सेंटेंस में हम 2 बात करते हैं जिनमें एक बात जो है वो पहले खत्म हो गई होती है और एक बात बाद में खत्म हो गई होती है, तो जो बात पहले खत्म होती है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं,
जो बात बाद में खत्म होती है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज जो है वो करते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि उससे मिलने से पहले मेरे उसके बारे में विचार अच्छे नहीं थे, यानी कि आप मिले बाद में, विचार पहले बन गए। तो जो एक्शन पहले है, जो आप किसी के प्रति आप जो सोचते हैं वो पहले है, वो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो चीज बाद में है वो किस में बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर हैज, हैव या हैड एज अ मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, तो उनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर हमने हैड इसलिए लगाया है क्योंकि किसी एक आपने मैंने बताया कि यहाँ पर ये चीज, ये ओपिनियन क्या है? दैट इज नाउन। हैज हैव हैड के बाद नाउन तब यूज होता है जब आप क्या बताते हैं कि उसके बारे में, आप किसी के बारे में क्या राय रखते हैं। जब आप वो बताते हैं तो आप वहां पे क्या यूज करते हैं? मेन वर्ब के रूप में हैज, हैव या हैड। आई थिंक आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, जो मैंने आपको पॉइंट समझाए, ये क्लॉजेस वाला पार्ट भी जो समझाया। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ, दैट इज सबजंक्टिव। अब ये सबजंक्टिव क्या वाला है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि सबजंक्टिव आखिर क्या है। एक्चुअली सबजंक्टिव जो होते हैं ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्या होती है बेस फॉर्म? बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबजंक्टिव क्या होते हैं? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं। सबजंक्टिव कैसे यूज करते हैं? देखिए सबजंक्टिव जो है वो मूड में आता है। सबजंक्टिव को किस तरीके से यूज करते हैं, सबजंक्टिव क्या बताता है? देखिए सबजंक्टिव प्रेजेंट है, पास्ट है। सब्जेक्टिव के उसमें क्या चीज है? देखिए अगर प्रेजेंट का अगर हम बात करते हैं तो जो सब्जेक्टिव है मूड में वो बताता है कि आप किसी को कोई राय दे रहे हैं, किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं ये चीज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आपका नाउन क्लॉज आ रहा है, यानी कि दैट क्लॉज आ रहा है, और आप उसमें जो है सब प्रेजेंट सब्जेक्टिव का यूज करते हैं। लेकिन अगर पास्ट सब्जेक्टिव, यानी कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मींस, प्रेजेंट सब्जेक्टिव का मतलब है कि when you suggest something, that is called present subjunctive. Past subjunctive, पास्ट सब्जेक्टिव का पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। पास्ट सब्जेक्टिव मींस व्हेन वी विश, व्हेन वी इमेजिन समथिंग इन द प्रेजेंट, काश ऐसा हो जाए, काश अगर हम किसी चीज को, कोई इमेजिनरी सिचुएशन को जो है वो करते हैं, एक इमेजिनरी चीज के बारे में सोचते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पास्ट सब्जेक्टिव कहा जाता है। जैसे अगर हमें कहते हैं कि एक साथ में सोना भी होगा कि काश ऐसा होता, काश मैं करोड़पति होता, काश जो है मेरे पास एक बड़ी कार होती, वो चीज क्या है? दैट इज पास्ट सब्जेक्टिव। एंड प्रेजेंट सब्जेक्टिव जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो इस समय जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव के बारे में देखिए, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट सब्जेक्टिव के बारे में लेते हैं कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये है क्या? देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा आई सजेस्ट दैट ही एक्सरसाइज रेगुलरली, अब मैंने यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रही हूँ, टेक, टेक्स, विल टेक, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लगना चाहिए। अब ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव जो होता है इनमें कुछ जो है यहाँ पर कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे सजेस्ट है, वाइटल है, इम्पॉर्टेंट है, एडवाइस है, एडवाइस एंड
आस्क, डिमांड, इंसिस्ट, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, अगर ये आपके प्रिंसिपल क्लॉज में आ रहे हैं तो आपके दैट क्लॉज के बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो, मार्क माय वर्ड, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको केवल कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की बेस फॉर्म, दैट इज फर्स्ट फॉर्म। यहां हमारा सब्जेक्ट कैसा है, दैट इज सिंगुलर। एक चीज ये समझिएगा कि ये जितने भी वर्ब्स हैं अगर बता रहे हैं दैट के बाद उनमें जो सेंस छिपा हुआ है वो शुड का छिपा हुआ है। शुड का सेंस अगर छिपा हुआ है और शुड के बाद, शुड एक मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा कौन से वर्ब्स यूज होते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होते हैं। तो आप ये मानेगा इसमें ये इन वर्ड्स की वजह से शुड छिपा हुआ। अब अगर शुड छिपा हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब आपको ये वर्ब दिया, आई सजेस्ट दैट ही टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। तो यहाँ पे हमने टेक इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब कौन सा आ रहा है, सजेस्ट। ये सब्जेक्टिव मूड है, जब आप किसी को कोई काम करने के लिए सजेस्ट करते हैं, किसी को कोई काम, एक छिपी हुई इंस्ट्रक्शन रहती है कि आपको ये काम करना चाहिए, यानी कि चाहिए का सेंस आता है, तो आप उसमें जब ये वर्ब्स लिखते हैं तो दैट क्लॉज के बाद आपको कौन सा लगाना है, वर्ब की बेस फॉर्म जो है वो यूज की जाती है। जैसे अगर, अब इसका एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। इसी तरीके से एक सेंटेंस आया, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू, या यू नहीं लगाती मैं, he present in the meeting is R N B, क्या लगना चाहिए, अब आप खुद देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट आ रहा है, लग रहा है, आ रहा है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर इज आर एम आ रहा है, एज अ पीवी यूज हो रहा है, उसका मतलब होता है होना, तो उसके बाद क्या आता है, या तो नाउन आता है या एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेन वर्ब के तौर पे ही यूज करना है। देखने में लग रहा है कि यहाँ पे हम इसका यूज कर दें क्योंकि ही है, तो इसका यूज कर दें तो सही हो जाएगा। नहीं, अगर ये वर्ड्स कहीं भी आ रहे हैं, ये सब्जेक्टिव मूड है, मैंने आपको बताया कि अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं, ये वर्ब्स आएंगे, एडजेक्टिव्स या ये वर्ब्स आएंगे, तो आपको दैट के बाद कौन सा लगाना है, वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना। अब मान लीजिए यहाँ पर वर्ब नहीं है, मेन वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये किस कैटेगरी में आते हैं और इनके बाद क्या चीज आती है। अब यहाँ नहीं है, ये नहीं लगा सकते, इसमें क्या यूज किया जाएगा कि मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो क्या होती है, बी। अजीब सा लग रहा है देखने में, लेकिन जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, जब होने के जो है बीइंग थर्ड फॉर्म है, उसकी जो इज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे सेंटेंस जो है वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है, यहाँ पर वर्ब की, मेन वर्ब की बेस फॉर्म के रूप में ही यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एडजेक्टिव वगैरह पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा, बी का यूज जो है वो किया जाएगा। यानी कि अगर मेन वर्ब है, जैसे टेक है, डू है, तो आप वो लगाएंगे, नहीं है तो मेन वर्ब ना होने की स्थिति में आपको वर्ब की बेस फॉर्म के रूप में क्या लगाना है, बी। ऐसे एक और एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ।
चलिए जी, अब ये वाला सेंटेंस में बताइए कि आपको क्या गलती जो है वो इस सेंटेंस में दिख रही है। अब मैंने आपको बताया कि चाहे एडजेक्टिव आए, चाहे वो मैंने आपको सी वाला ये नाम है, और ऐसे कर देंगे तो वो जो है वो वर्ब हो जाए। अब मान लीजिए माय एडवाइस इज, या यहाँ पर होता इट इज इम्पोर्टेंट दैट। माय एडवाइस इज, एडवाइस वर्ड आ रहा है, अब चाहे वो नाउन के रूप में यूज हो, चाहे वो वर्ब के रूप में यूज हो, चाहे वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो, आप उसमें एडवाइजेबल के रूप में कुछ भी यूज हो, आप ये देखिए ये आ रहा है, दैट क्लॉज आ रहा है। अब सेंटेंस में गलती क्या है? अगर ये वर्ड्स आते हैं, दैट क्लॉज आता है, तो इनके बाद केवल लगता क्या है, मेन वर्ब लगता है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। तभी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कि बी का फॉर्म, मैंने इससे पहले वाले सेंटेंस में आपको बी इसलिए बताया था कि बी जो है वो बेस फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, माय एडवाइस इज दैट ही डू नॉट लीव हिज, ये लीव तो बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, लेकिन इस सेंटेंस में गलती क्या है? अब आप कहेंगे कि डू के हटा के डज कर दो, डज नॉट लीव हिज प्रैक्टिस, क्या सेंटेंस ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि ही के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लेना ही नहीं है। हमको कौन सा वर्ब लेना है? बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म क्या है? केवल लीव। तो इसमें से हम क्या हटाएंगे? डू। माय एडवाइस इज दैट ही नॉट लीव हिज प्रैक्टिस, इसमें ना डू आएगा ना डज आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि सब्जेक्टिव, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में अगर नॉट वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं तो उनके पहले बिल्कुल भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता, इनमें केवल मेन वर्ब का यूज जो है वो किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। ध्यान से देख लीजिए बोर्ड पे, तब तक मैं इसको चेंज कर दूं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक ये वर्ड है गेट, जब ये वर्ब के तौर पे यूज होता है गेट, तो ये कॉजेटिव वर्ब होता है। पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जब आप कोई काम किसी और से करवाते हैं लेकिन उसमें खुद शामिल नहीं होते, दैट इज गेट का मतलब होता है कि किसी और से कोई काम करवाना, आप उसमें शामिल नहीं हैं, तो वो किस में हो जाता है? जब आप कोई काम किसी और से करवा रहे हैं तो वो हो जाता है दैट इज पैसिव। तो गेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, मतलब गेट एक मेन वर्ब के तौर पे यूज होता है, गेट भी लग सकता है, गॉट भी लग सकता है, गेट्स भी लग सकता है। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद चूंकि ये काम आप किसी और से करवा रहे हैं, पैसिव वॉइस में होता है, तो गेट का एक स्ट्रक्चर होता है कि उसके बाद क्या लगता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला गेट दिस वॉल पेंटेड, दैट इज दीवार को पेंट करवाओ, यानी कि किसी और से ये काम करवाओ। तो गेट इज अ पॉजिटिव वर्ब, यानी कि जब कोई किसी को काम करने के लिए जो है वो कहता है, तो वहां पर किसी से काम करवाया जाता है, तो वहां पर गेट जो है वो एक पॉजिटिव वर्ब है, और गेट के बाद गेट मेन वर्ब है, वो चेंज होता है। गेट जो है एक पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन कहता है कि गेट गेट्स, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस के माध्यम से समझा रही हूँ, देखिए एग्जाम्पल है with a lot of persuasion Meenal was able to get the professor to agree to review her article। अब एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, काफी सारे इसमें पार्ट्स हैं। विद अ लॉट ऑफ परसुएशन, बहुत सारी परसुएशन, बहुत सारे मान मनुहार करने के बाद, मीनल वॉज एबल टू, मीनल के जो है वॉज एबल टू गेट, कि प्रोफेसर से अपने आर्टिकल को रिव्यू करवा पाने में
सफल, यानी कि मीनल अपने प्रोफेसर से काम करवा रही है। गेट आ गया, गेट एक पॉजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या, गेट द प्रोफेसर। अब गेट के बाद मैंने आपको बताया था पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पर टू अग्री की जगह क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट विल बी गेट द प्रोफेसर अग्रीड टू रिव्यू हर आर्टिकल। तो मैंने जैसा आपको बताया कि गेट जो है वो कहाँ यूज करते हैं, गेट एक पॉजिटिव वर्ब है। गेट के बाद आप कोई किसी से काम करवाता है, यानी कि पैसिव वॉइस, गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें वर्ब की समझ में आई। दूसरी चीज, हमेशा एक चीज ये याद रखना कि कभी भी चीजों को रटना नहीं है, केवल उस चीज को समझना है। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो चीजें बहुत आराम से समझ में आएंगी। अगर रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो इंग्लिश जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और रटी हुई चीजें तो बहुत जल्दी जो है वो दिमाग में से जो है वो निकल जाती हैं। तो आपको, आई होप ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा। अगर आपको ये चीज, मेरी लेक्चर जो है वो अच्छा लगा तो आप उस पर अपने कमेंट्स दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।